नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आपने खम में पहले ही पढ़ लिया होगा, सीए फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 21 मार्च को आ गया है और उस रिज़ल्ट में 45 रैंक लाने वाले शुभम विजय से हमारे साथ मौजूद है। शुभम भाई, सबसे पहले इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। कैसा लगेगा है सीए जैसे टफ एग्ज़ाम को फाइट करके निकालना, आपको कैसा लगा? एक अनरियल सा एक्सपीरियंस था। मैंने सोचा था कि पास हो जाऊंगा, बट रैंक के साथ पास होना मीन्स मैं इतना नहीं सोचा था। एक अनबिलीवेबल सा रैंक था। एंड आई गेस जो आईपीसीसी में मेरा रैंक आया था, आईपीसीसी में मेरा रैंक 40 था। ओके। उसके बाद 3 साल का आर्टिकलशिप होता है, इंटर्नशिप, जो मैंने नागपुर से ही किया था, AR सुलाखिया एंड कंपनी, वहाँ से। एंड उसके साथ मीन्स ऑफिस के साथ हमें पढ़ाई करनी पड़ती थी 3 साल के लिए। ओके। एंड आफ्टर 3 ईयर यू हैव टू अपीयर फॉर सीए फाइनल एग्जाम। जैसे कि आप बता रहे हो 3-4 साल इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है जी। और मैं तो यहाँ तक सुना है भाई कि यह एग्ज़ाम कोई एक बार में कोई निकाल ही नहीं पाता, तो ये बात कितनी सही है? नहीं, टफ़ होता है, डेफिनेटली टफ़ होता है एग्ज़ाम, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप निकाल नहीं सकते। आप पेशेंस रखेंगे, आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर निकाल सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट, मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीए हुआ है। एंड अगर हार्ड वर्क के साथ आप करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। एंड पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट कोर्स है। कभी आपको डाउन फील होगा, ऑब्वियसली होगा। एक लेवल आएगा जब आप बिल्कुल स्ट्रगल आपका पीक पे रहेगा, बट वही एक मोमेंट रहता है जब जो आपको पार करना पड़ता है, एंड देन यू गेट द सक्सेस एज आई सेड। जैसे आप बताया कि ये एक टफ कोर्स है, जी। तो आप जब इसकी तैयारी कर रहे थे, इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? एक तो मैंने जैसा कहा कि हमें ऑफिस के साथ पढ़ना पड़ता है। अच्छा। देन ऑफिस एक लॉन्गिंग आवर्स होते हैं, लाइक जब पीक सीजन होता है, लाइक ईयर एंड होता है, एक तो 31 मार्च, एंड जब ऑडिट का सीज़न होता है जी। तब बहुत लॉन्गिंग आवर्स होते हैं ऑफिस के। लाइक कभी 9-10 भी बज जाते हैं, तो उस दिन आप नहीं कर सकते। 1 या 2 घंटा बहुत हो गया, आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप पढ़ नहीं सकते। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जीएसटी जिस समय लागू हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत गई होगी, क्योंकि उस समय एक सीए और अकाउंटेंट की यानी एकदम डिमांड बढ़ गई थी। जी जी, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एंड तब मेरा आईपीसीसी चल रहा था एक्चुअली, तब मीन्स ऑफिस नहीं चल रहा था। जब मेरा आईपीसीसी ख़त्म हो गया तब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया, एंड तब भी जीएसटी में रश था ही, ऑब्वियसली रश था। जैसे कि मैं हूँ और मेरे दर्शक हैं, जी। उनको आपके कोर्स से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी नहीं है, केवल ऊपर ही जानकारी है। ओके। तो आप अभी बता रहे आईपीसी, जी। तो वो होता क्या है? ओके, मैं आपको बिल्कुल पहले से बताता हूँ। मैंने 12th साइंस लिया था। 12th साइंस के बाद मैंने स्विच किया कॉमर्स की तरफ। ओके। देन आई मीन्स रजिस्टर्ड फॉर बैचलर इन कॉमर्स इन हिस्लॉप कॉलेज। ओके, विद दैट आई स्टार्टेड सीए। मीन्स you have to give first exam, which is CPT. Then it was CPT, now it is called as foundation. And when you clear that foundation, these exams are held twice in a year, like in May and as well as in November. In our times, I gave CPT, in which I have scored 170. Means I secured second rank in Nagpur division. ओके। Then after I gave CPT in November 2016. Then after 1 year in November 2017, I appeared for CA IPCC, which is an means second level exam of chartered accountancy course, in which I secured all India rank 40. After that, I registered for internship, which is to be held for 3 years. I mean, from I guess November 2017 till November 2020, I have pursued my articleship in AR Sulakhiya and Company, which is in Nagpur, Ganeshpet. And after that, I have appeared for finals, which I have cleared now, and I secured all India rank 45 in it. तो जैसा आपने बताया आप इस तरह से सीए तक का सफ़र किए हो, जी। तो इस सफ़र में आपके घर वालों का कैसा साथ था? बहुत ज़्यादा रोल होता है, जैसे मैंने कहा, इतना डिफ़िकल्ट होता है एंड अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो कोई आपके साथ होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। जब आपका डाउन मोमेंट होता है तब आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको मोटिवेट करेंगे कि ठीक है अब हो गया, देन आप वापस मेहनत करें, आप वापस मुकाम हासिल करें वो।
तो ये तो बात हो गई आपकी फैमिली की। या तो पर जैसे कि आप कहीं ऑडिट करने जाते होंगे या कंपनी में जाते होंगे, जी। तो उनके तरफ से भी कुछ आपको सपोर्ट मिलता होगा या फिर उनके तरफ से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट होता है? क्या होता है यानी एक्चुअली मैं हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट मीन्स हमें स्टाइपेंड मिलता है आर्टिकलशिप के पीरियड में। Okay. मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो हमें हमारा एजुकेशन एंड बाकी कॉस्ट रिकवर करने में हेल्प करता है। अदरवाइज हमारा मेन फोकस आर्टिकलशिप में लर्निंग होता है, जो हम जितना हो सके हम लर्न करें। लाइक हमें जो भी सीए फाइनल होने के बाद जो एक्सपीरियंस मीन्स नॉट एज अ फ्रेशर, हमें फ्रेशर नहीं बुलाना चाहिए, इसलिए हमें आर्टिकलशिप में वो एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिल जाता है। तो जैसे कि इंजीनियरिंग के बच्चों और डॉक्टरों का होता है इंटर्नशिप का, क्या ये उसी टाइप से होता है या उससे अलग होता है? मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई गेस इंजीनियरिंग में जो इंटर्नशिप होती है वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद होती है, बट हमारा नो, इंटर्नशिप एक्चुअली में वो जब होता है वो लास्ट सेमेस्टर में होता है। ओके। या हाँ, आफ्टर दैट इंटर्नशिप को कॉलेज में जमा करना रहता है। तो ये भी क्या उसी टाइप से है या उससे अलग है? सेम ही है, बट टेन्योर बड़ा होता है एंड कोर्स जैसा कोर्स वास्ट है वैसा आपको डिवीजन चेंज करने का भी मौका मिलता है। लाइक 3 साल में आप हर एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। लाइक ऑडिट में भी कर सकते हैं आप, टैक्स में भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रिंसिपल एंड मैनेजर जो आपको लीड कर रहा है। भाई मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, जी। इंजीनियरिंग डॉक्टरी को छोड़ के आप सीए जैसे टफ सब्जेक्ट को क्यों सेलेक्ट किए? सीए चूज़ करने का सबसे मेन मोटिव था नंबर्स। आई जस्ट वांट टू कि मेरे आगे के प्रोफेशन में मेरे को नंबर्स ज़्यादा झेलने पड़े, ना कि कोई वर्ड्स या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन जो थियोरेटिकल मेरे को नॉलेज दे। लाइक सीए आप सभी को पता भी होगा कि बहुत प्रैक्टिकल फ्रंट पे काम करते हैं एंड आफ्टर दैट कोर्स यू एक इंडिपेंडेंस मिल जाता है आपको फाइनेंशियली एज वेल एज बाकी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं आपको। एक बार आप सीए हो गए डजेंट मीन कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया, वहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं उसमें से। दैट्स वाई आई वांटेड कि मेरे को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले फ्यूचर में। दैट्स वाई भाई मैंने ये भी सुना है जैसे कि सीए हो जाने के बाद जी। इसके लाखों में पैकेज आते हैं जॉब के, तो ये बात सही है या गलत है कि अफवाह बस है ये? अफवाह आई डोंट थिंक कि, क्योंकि मैंने अभी तक अपीयर नहीं किया है कोई इंटरव्यूज़ या प्लेसमेंट में। जैसे ही मेरे को पता चलता है फाइनेंशियल कितना पैकेजेस मिलता है, आई विल टेल यू लेटर। वेरी गुड। हमारे साथ भाई के माता पिता भी मौजूद है। चलिए ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं। फिलहाल लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। हमारे साथ भाई के माता पिता भी मौजूद है। सबसे पहले हम सर से बात करते हैं। सर आपका नाम और सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है भाई का सीए में सिलेक्शन हो गया? नमस्कार, मैं विजय पुरुषोत्तम जी शेटे टीचर हूँ जिला जेपी प्राइमरी स्कूल जिला परिषद नागपुर। और जो सीए का इनका प्रोफेशन है वो यानी इन्होंने चूज किया, लेकिन हमको तो वो नहीं ये पता था उसके बारे में, लेकिन इंजीनियर डॉक्टर वगैरह जो था उसके बारे में हमको पता था, इसलिए हम चाहते थे कि उनको डॉक्टर ही बनाया जाए। लेकिन उन्होंने 12 के बाद वो चेंज कर दिया कि नहीं मेरे को सीए ही बनना है, तो इसलिए हमारा कोई आगे चला नहीं। और उसको ठीक है बोला, आपको सीए करना है तो हम आपके पीछे पूरे खड़े हैं और आपको जो भी करना है तो कर सकते हैं। तो यानी आप कहना चाहते हैं भाई ने अपनी मर्जी से इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया? यस यस यस। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताइए जैसे कि ये बचपन से अपनी मर्जी के मालिक है, जो सब्जेक्ट चाहिए वो चाहिए। हाँ। तो आपको ऐसे में परेशानी नहीं हुई इनके साथ हैंडल करने में? नमस्कार, मैं पुष्पलता विजय शेट्टे। मैं भी जेडपी प्राइमरी स्कूल में ही टीचर हूँ जी। तो ये मेरा बेटा जो है ये अभी सीए बना है, ये इसका यानी बचपन से ये बहुत जिद्दी था। कौन सी भी बात इसको जिद्दी यानी ऐसे, बाकी इसमें नहीं ऐसे कुछ खाने पीने में वगैरह ऐसे घर में
वैसा वो थोड़ी बहुत ऐसी जिद कर रहा था, लेकिन पढ़ाई में सामने उसको जब एडमिशन किए पहली क्लास से वगैरह, तो वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। पूरे सब क्लास में ही वो फर्स्ट रैंक में ही आता था। और वो पूरे 10वीं तक ही उसका फर्स्ट रैंक आता था। मैम मैं जानना चाहूँगा, अभी आपने बताया कि ये 10वीं से लेके अभी तक टॉप पर रहे हैं। हाँ, और अभी सीए में 45 रैंक लाए हैं ऑल इंडिया। हाँ। जो कि बहुत बड़ी बात होती है, ऑल इंडिया 45 रैंक लाना। लाखों हजारों लोग यानी इसमें एग्ज़ाम देते हैं। बराबर। तो आपको जब पता चला भाई ने 45 रैंक ऑल इंडिया लाया तो कैसा लगा? उसका रिजल्ट जब आया रात में 10 बजे 21 तारीख को उसने बताया, तो उस वक्त यानी हमको बहुत ही खुशी हुई कि इतने यानी अपने इसमें इंडिया में 45 रैंक लेके ये यानी पास हुआ है। और अपने इसमें नागपुर डिवीज़न में विदर्भ में भी इसने फर्स्ट रैंक लिया है। इसलिए हमको बहुत ही इसका अभिमान है कि हमारे से सामान्य फैमिली में भी हमारे बेटे ने इतनी बड़ी बात करके दिखाई है, सीए बन के इसने दिखाया है। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो अभी हमने बात की है भाई के माता पिता से, अभी भाई से भी और बातें बाकी है, पर फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। हमारे साथ भाई बने हुए हैं। भाई मैं ये भी सुना है कि आप एक छोटे से गांव से भी बिलोंग किए करते थे पहले, और फिर बाद में नागपुर शिफ्ट हुए। तो आपका गांव में किस तरह से एजुकेशन प्राप्त किए और यहाँ तक का सफ़र किया आप? मेरा 1st से 4th तक का जो स्टडी था, मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड मेरा भिवापुर से था। भिवापुर मीन्स एक तालुका है। ओके। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। मीन्स वहाँ इंग्लिश मीडियम में ही था, बट यू कैन मीन्स इमेजिन के गांव का इंग्लिश मीडियम एंड नागपुर जैसे शहर का इंग्लिश मीडियम में क्या डिफरेंस होता होगा। एंड देन वहाँ पे फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही थी। दैट्स वाई हम लोग सब शिफ्ट हुए उमरेड, जो नागपुर से आई गेस 50-55 किलोमीटर्स है। वहाँ मैंने फिफ्थ स्टैंडर्ड से स्टडी स्टार्ट की, मॉडर्न हाई स्कूल WCL उमरेड में। वहाँ से मैं 5th से लेकर 10th तक वहाँ था। जो 10th में एज अ सेट कि आई टॉप द स्कूल। SSC में मेरे को 93% थे। देन 10th के बाद उमरेड में ही मैंने जीवन विकास विद्यालय में स्कूलिंग स्टार्ट किया। गेस जूनियर कॉलेज था 11th-12th तक, जो मैंने साइंस लिया था, कंप्यूटर साइंस था मेरा। 11th 12th एंड 12th बोर्ड में मीन्स उमरेड तालुका से फर्स्ट आया था मैं 93% के साथ। ओके। एंड आफ्टर दैट एज आई सेड बिफोर मेरे को CA करना था, एंड उमरेड में उसके लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं। दैट्स वाई विथ माई होल फैमिली मीन्स वी शिफ्टेड टू नागपुर। और फिर भी मेरे माता पिता मेरे साथ आए, क्योंकि उनको लगा कि मैं नागपुर में शायद अकेले कर नहीं पाऊँगा, तो वो भी नागपुर आ गए। नागपुर आने के बाद वो वापस अप डाउन कर रहे थे उमरेड में, अभी भी आज भी कर रहे हैं अप डाउन उमरेड तक। एंड ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, इसलिए उन्होंने खुद उमरेड नागपुर आने का फ़ैसला लिया। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था, क्या आप अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे हैं या आपके कोई भाई बहन भी है? नहीं, मेरी बड़ी बहन है जो इंजीनियर है। मीन्स मेरे मम्मी पापा का वही सपना था कि घर में एक इंजीनियर रहे एंड एक डॉक्टर। सो माई सिस्टर चूज टू बी एन इंजीनियर, और उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। बट एज आई सेड कि मेरे को डॉक्टर में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, मीन्स मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स के लिए मीन्स ये रिस्पेक्ट नहीं है, बट हाँ इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने जो भी डिसीजन लिए मेरे क्यूरियोसिटी एंड जो इंटरेस्ट से लिए मैंने अपने सारे डिसीजन। क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं कोई फोर्सफुली डिसीजन ले भी लेता हूँ, तो मैं अगर सक्सीड नहीं कर पाया उस पर, तो मैं ब्लेम किसको करूँगा, या फिर मीन्स किसी को फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। सही है। तो अब आपका CA का एग्ज़ाम तो हो गया, आप पास हो गए, 45 रैंक लगाए ऑल इंडिया में। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मीन्स जनरली CA बनने के बाद मीन्स CA कैन जो CAs होते हैं, एक तो प्रैक्टिस जो सेटअप करते हैं या फिर कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं। ओके। तो फ़िलहाल मेरा प्लान कॉर्पोरेट जॉब का ही है, फ़िलहाल सेटअप तो नहीं करेंगे।
सो दैट आई कैन एस्टैब्लिश अ नेटवर्क एंड देन अगर भगवान चाहे तो वो सेटअप भी कर लेंगे। चलिए, हम आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शक, जो युवा दर्शक है खासकर, जी। उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मेहनत तो सब करते हैं, ऑब्वियसली सब करते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि ठीक है एक ने रैंक लिया तो उन्होंने मेहनत किया था, जो फेल हुआ उसने मेहनत नहीं किया था। बट वो हार्डवर्क जो होता है आपका सही डायरेक्शन में होना चाहिए, अप्रोच सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए। लाइक आपको अगर किसी लेन पर अगर कोई रोड का काम करवाना है और किसी आप अपोजिट लेन में काम स्टार्ट करते हैं तो ना आपका जो डायरेक्शन में रोड बनना चाहिए था वो बनेगा और आपका पूरा मेहनत तो गया वेस्ट। सो आपका अप्रोच सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आपका ऑब्वियसली अगर 10th एंड 12th में रैंक होता है, उसके बाद भी बहुत अच्छा स्कोर होता है तो एक आ जाता है थोड़ा सा एटीट्यूड, ईगो हो जाता है, फिर आगे आप ये नहीं करते, एक्सेल नहीं कर पाते। सो एक कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। आपका सक्सेस आपके सर पर नहीं चढ़ना चाहिए ऑब्वियसली। ये मेरे लिए अभी बोलना शायद सही नहीं होगा क्योंकि फ्रेश स्टेज है, बट देन मैं सबको एडवाइस यही करना चाहूँगा कि एक कंसिस्टेंसी रखें, आपके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। जैसे कि आप ऑल इंडिया 45 रैंक लाए हैं, जी। तो नागपुर में से आपका कितना रैंक लगा है? नागपुर में फर्स्ट, आई गेस एज ऑफ नाउ मेरे को और कोई रैंक नहीं पता चला। नागपुर से एक ही रैंक है जो ओके। मेरा सिक्योर्ड हुआ है। तो यानी अभी नॉलेज में नहीं है ये बात? हाँ, अब तक के मीन्स आया नहीं है। तो देखा दोस्तों, आपने एक युवा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये जैसे टफ एग्ज़ाम को पास कर गए हैं, जिसके लिए सालों लग जाते हैं। कई लोग तो 2-2, 3-3 अटेम्प्ट में पास करते हैं, पर आप इतनी मेहनत कीजिए, एक ही गोल पे अपना फोकस बनाए रखिए, जिसका नतीजा आज ये रहा कि ऑल इंडिया इनका 45 रैंक लगा है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अब इसके बाद इनका फ्यूचर कितना ब्राइट रहेगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, अपनी फैमिली के साथ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी है कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी पढ़ाई पूरी की, कैसे गांव में रहते थे, गांव से शहर आए केवल पढ़ाई के लिए से। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।